नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पाश्चात्य राजनीति विचारक थॉमस हॉब्स के बारे में अध्ययन किया था। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको थॉमस हॉब्स, जो कि इंग्लैंड में पैदा हुए हैं 1588 ईस्वी में, इनके अनुसार कौन कौन सी किताबें लिखी गई इनके बारे में अपन जिक्र कर चुके हैं। मानव स्वभाव के बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं जो ये सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं हॉब्स, लॉक, रूसो। इन तीनों ही विद्वानों ने प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, किस प्रकार की राजनीतिक चेतना होती है और किस प्रकार के राज्य का निर्माण होता है, समझौते के माध्यम से एक राज्य का निर्माण करने की बात करते हैं। इसलिए इन तीनों विद्वानों को समझौतावादी विचारक कहा जाता है। आपकी एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि किन्हीं 2 समझौतावादियों विचारकों के नाम बताइए। तो आप इसमें हॉब्स, लॉक और रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूसो का नाम दे सकते हैं। हम चूँकि हमारा चैप्टर हॉब्स से रिलेटेड है, तो हम आज इस वीडियो में ये देखते हैं कि हॉब्स के अनुसार किस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था थी, सामाजिक अवस्था थी और समझौते की क्या कारण हुए, कि समझौता हॉब्स को क्यों करना पड़ा, क्या कारण रहा कि समझौता हुआ। तो हॉब्स की जो प्रमुख किताब है उस किताब का नाम है लेवियाथन, और उस लेवियाथन में हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है कि क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो किस प्रकार के समाज की एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में किस प्रकार की व्यवस्था निकलकर सामने आई। इस समझौते में कौन कौन पक्षधर हैं, अर्थात समझौते कितने प्रकार के हैं। तो हॉब्स के अनुसार समझौता केवल एक प्रकार का है। तो हम देखते हैं सामाजिक समझौता संबंधी विचार हॉब्स के सामाजिक समझौता संबंधी विचार वैज्ञानिक भौतिकवाद, मानव प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था पर आधारित है। क्योंकि साइंटिफिक मानव प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की, उस समय प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। प्राकृतिक अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें किसी प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से पहले की अवस्था को हम प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। हॉब्स के अनुसार समझौते का जो बेसिक कारण रहा वो था भय, और प्राकृतिक कारणों की वजह से व्यक्ति आपस में समझौते करते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हॉब्स के समाज को समझौता क्यों करना पड़ा, तो उस समझौते का प्रमुख कारण है भय। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते का क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला बताया हॉब्स ने भय, प्राकृतिक अवस्था, यश प्राप्ति और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की समाप्ति जो चल रही थी, उसमें ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन ऑप्शन के अंदर हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते का प्रमुख कारण अगर पूछे तो होता है भय। भय से छुटकारा पाना चाहता था व्यक्ति, इसलिए आपस में मिलकर उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। ये आपके एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको आप देख लें। समझौते की प्रक्रिया बताते हुए हॉब्स कहता है कि सभी मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तथा उसमें एक मनुष्य खड़े होकर ये कहता है कि मैं अपने समस्त अधिकार और शक्तियाँ इस फला व्यक्ति को सौंपता हूँ, और सौंपने के पीछे शर्त लगाता है कि मैं तभी तैयार हूँ सौंपने को, बशर्ते कि यह भी आप सभी ऐसा करें। अर्थात एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं मेरी सारी अधिकार और शक्तियाँ फला व्यक्ति को, एक्स व्यक्ति को देता हूँ, लेकिन ये शक्तियाँ और अधिकार तभी दूंगा उस व्यक्ति को जब वो भी ऐसा करे। मतलब सभी मिलकर के आपस में एक समझौता करते हैं। समाज के सभी व्यक्ति मिलकर के आपस में जो समझौता होता है उसको कहते हैं सामाजिक समझौता। तो हॉब्स के अनुसार केवल एक समझौता होता है, और वो समझौता राजनीतिक समझौता। इस समझौते में सभी पक्षधर हैं, अर्थात सभी की सहभागिता होती है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं मेरे सारे अधिकार, ताकत, पावर इस व्यक्ति को देता हूँ, बशर्ते कि ये व्यक्ति भी मुझे ऐसा करने के लिए कहे या ऐसा करे। समझौते की प्रक्रिया बताते हुए हॉब्स के अनुसार शासक समझौते का भाग नहीं है, अर्थात वो उसका परिणाम है। यहाँ ये बात देखने योग्य है कि हॉब्स के अनुसार शासक जो है, जो बनेगा, वो समझौते का भाग नहीं है, वो उसका परिणाम है। अर्थात
हॉब्स एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है। जो शासक होगा उसके अंदर भरपूर शक्तियां होंगी जो उसका इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि हॉब्स के समय गृहयुद्ध चल रहा था और चार्ल्स द्वितीय जो था वो एक निरंकुश शासक था, उसको सपोर्ट करने के लिए हॉब्स ने ऐसी एक प्रक्रिया या कल्पना प्रस्तुत करी। इसी आधार पर सी वहान नाम का विद्वान है, वो कहता है कि हॉब्स के बारे में कहते हैं कि हॉब्स लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोकतंत्र को नष्ट कर देता है। क्योंकि चुनने की जो प्रक्रिया होती है, किसी व्यक्ति को चुनना, बहुत से में से किसी एक को चुनना, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। लेकिन इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निरंकुश तंत्र की स्थापना करके वो लोकतंत्र को ख़त्म कर देना चाहता है। हॉब्स के अनुसार निरंकुश तंत्र या राजतंत्र की जो होता है उससे राज्य का उदय होता है। हॉब्स के अनुसार समझौता एक ही होता है, अर्थात सामाजिक समझौता होता है, समाज के मध्य होता है। यह समझौता स्थायी होता है और इसे तोड़ने का मतलब पुनः प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना। हॉब्स सामाजिक समझौते के माध्यम से जिस राज्य की स्थापना करता है उसकी कुछ विशेषताएं, अर्थात सामाजिक समझौता यहाँ आप यूँ समझें कि सभी व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, हर व्यक्ति अपनी शक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है और वो व्यक्ति पहले व्यक्ति को अपनी शक्तियाँ समर्पित कर देता है। इस प्रकार से एक सामाजिक समझौते का निर्माण होता है और इस सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप शासक बनता है जो कि एक निरंकुश शासक कहलाता है। अब इस राज्य का जो निर्माण हुआ उस राज्य की हॉब्स के अनुसार क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं। पहली विशेषता है, हॉब्स ने समाज, राज्य और सरकार इन तीनों में कोई अंतर नहीं किया। अर्थात हॉब्स के अनुसार वही समाज है, वही राज्य है, वही सरकार है, इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जबकि आधुनिक राज्यों में समाज, राज्य और सरकार इन तीनों में अंतर होता है। अर्थात कार्यपालिका की समाप्ति के साथ साथ राज्य और समाज को भी समाप्त हो जाता है, ऐसा हॉब्स के अनुसार है। कानूनी संप्रभुता की स्थापना करता था, शासक के आदेश ही कानून होंगे। अर्थात कानूनी संप्रभुता आप फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, संप्रभुता कई प्रकार होते हैं, कानूनी है, राजनीतिक है। तो उसके अंदर कानूनी संप्रभुता जो होगी वो शासक जो होगा उसके आदेश ही कानून होंगे। निरंकुश इस शासन व्यवस्था से या इस समझौते से निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होती है। नागरिकों को आत्मरक्षा के अधिकार हॉब्स देता है। हॉब्स क्योंकि बहुत भयभीत और डरपोक इसमें किस्म का ये व्यक्ति था हॉब्स। इन्होंने जब 1588 के अंदर आर्मेडा का युद्ध हुआ था तब हॉब्स का जन्म हुआ था और हॉब्स ने बाद में कहा था कि मेरी माँ ने, मेरी जननी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक तो मैं खुद और दूसरा भय। तो इस भय की वजह से ही हॉब्स व्यक्तियों को आत्म सुरक्षा का अधिकार की गारंटी देता है कि अगर आपकी आत्म सुरक्षा नहीं हो पाती है, कोई शासक नहीं कर पाता है, तो आप उसको विद्रोह कर सकते हैं या वहाँ से भाग सकते हैं, अर्थात समझौता तोड़ सकते हैं। अर्थात भाग अधिकार तो देता है लेकिन क्रांति करने का अधिकार नहीं है। अर्थात ये जो उसको अधिकार देता है कौन, हॉब्स व्यक्ति को आत्म सुरक्षा का अधिकार देता है। मतलब आप आत्मा की अपने खुद की सुरक्षा के लिए भाग तो सकते हो लेकिन क्रांति करने का अधिकार नहीं है। क्रांति करने का जो अधिकार है, विद्रोह करने का जो अधिकार है, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे जॉन लॉक में। हॉब्स का राज्य संबंधी विचार में व्यक्तिवाद और निरंकुश तंत्र दोनों के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, लेकिन निरंकुशता के तत्व हैं वो ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। हॉब्स एकलवादी कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है। इसके अनुसार संप्रभुता जो है राज्य का अनिवार्य तथ्य है जिसके कारण राज्य आंतरिक क्षेत्र में सबसे ऊपर होता है और बाह्य क्षेत्र के मामले में वो स्वतंत्र होता है, लेकिन संप्रभुता का प्रयोग कार्यपालिका करती है। हॉब्स कानूनी संप्रभुता के बारे में बोंदा विचारों से बताता है। बोंदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजातंत्र पर वह सर्वोच्च शक्ति जिस पर कोई बंधन नहीं, लेकिन व्यवहार में बोंदा शासक पर कुछ प्रतिबंध लगाता है, जैसे ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, रीति रिवाज और संपत्ति आदि के। बोंदा जो जीन बोंदा है उन्होंने एक बुक लिखी है 6 बुक्स कंसर्निंग ऑफ रिपब्लिका, अर्थात जीन बोंदा जो कि फ्रांसीसी विद्वान हैं उन्होंने संप्रभुता की व्याख्या करी है और अपने शासक के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाता है। लेकिन हॉब्स तो ये प्रतिबंध भी उसके ऊपर नहीं लगाता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हॉब्स का जो शासक होगा वो अत्यंत निरंकुश राजतंत्र की श्रेणी में आएगा।
हॉब्स बौद्धा द्वारा लगाए गए शासक पर 5 प्रतिबंधों को भी मुक्त कर देता है और इसी विचार के बारे में सेबाइन व्यक्त करते हैं कि हॉब्स की संप्रभुता की परिभाषा ने देकर संप्रभु की परिभाषा दी है। हॉब्स के अनुसार संप्रभु वह व्यक्ति है जो समझौते का भाग नहीं है बल्कि उसका परिणाम है, अर्थात व्यक्तियों ने मिलकर समझौता किया है, जो शासक बनेगा वो समझौते का भाग नहीं है, वो उसका रिजल्ट है और इसी वजह से वो निरंकुश श्रेणी में आएगा। हॉब्स संप्रभुता की निम्न 5 विशेषताएं बताता है कि हॉब्स का जो संप्रभु होगा, जो शासक होगा, उसके अंदर कौन कौन शक्तियां होंगी। संप्रभुता सर्वोच्च होगी और निरंकुश होगी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हॉब्स की जो संप्रभु निरंकुश राजतंत्र की जो स्थापना होगी, उसके अंदर जो शासक होगा, राजा होगा, जिसमें संप्रभु शक्ति निहित होगी, उसके पास में सभी शक्तियाँ होंगी। व्यक्तियों के पास में केवल और केवल कर्तव्य होंगे। केवल एक अधिकार होगा, वो होगा आत्म सुरक्षा का अधिकार। अगर उसकी आत्म सुरक्षा को खतरा है तो वो व्यक्ति भाग सकता है लेकिन क्रांति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आज हॉब्स के जो सामाजिक समझौते के विचार थे कि सामाजिक समझौता क्यों हुआ, क्योंकि समाज के अंदर हर जगह प्रतिस्पर्धा थी, भय थी, ईर्ष्या का माहौल था। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति ईर्ष्यालु, झगड़ालू, पतित और पशु तुल्य है, आपस में झगड़ता रहता है। ऐसी नर की अवस्था से, प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए, भय से मुक्त होने के लिए व्यक्तियों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया, उसका नाम हुआ सामाजिक समझौता। हॉब्स के अनुसार केवल और केवल एक समझौता हुआ है, उसका नाम है सामाजिक समझौता। इसमें शासक समझौते का भाग नहीं है, जबकि परिणाम शासक जो है उसका समझौते का परिणाम है। तो हम इसमें देखते हैं कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होती है समझौते के बाद में। समझौता क्यों हुआ उसका कारण मैंने बता दिया। हॉब्स जो है 1588 ईस्वी में इंग्लैंड में पैदा हुआ था। कुल मिलाकर हमने हॉब्स के बारे में अध्ययन कर लिया है। कल हम इसके आगे की वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।